1 फरवरी 1959 रूस के बर्फ से ढके पहाड़ों में 9 अनुभवी ट्रेकर अपनी जिंदगी की सबसे कठिन यात्रा पर थे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद उनका नाम इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में लिखा जाएगा। यह कोई भूत की कहानी नहीं है, यह उन 9 लोगों की सच्ची कहानी है जो पूरी तैयारी के साथ निकले तो थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। उस समय सोवियत संघ में पहाड़ों पर कठिन ट्रेक करना युवाओं के लिए गर्व की बात माना जाता था। इसी दौरान यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्रों ने एक चुनौतीपूर्ण अभियान की योजना बनाई। टीम का नेतृत्व कर रहे थे इगोर डायटलोव। उनके साथ 8 और अनुभवी साथी थे। सभी को बर्फ, पहाड़ और कठिन मौसम का अनुभव था। 23 जनवरी 1959 को उनकी यात्रा शुरू हुई। रास्ते में वे हंसे, तस्वीरें ली, डायरियां लिखी और भविष्य की बातें की। आज भी उनके कैमरे से मिले तस्वीरें बताती है कि किसी को भी आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। यात्रा के दौरान एक सदस्य यूरी यूदिन तेज दर्द के कारण वापस लौट गया। उस समय यह सिर्फ एक मजबूरी लगी, लेकिन बाद में वही इस पूरे अभियान का एकलौता जीवित सदस्य साबित हुआ। अब टीम में केवल 9 लोग बचे थे। वे लगातार बर्फीले जंगलों और पहाड़ों की ओर बढ़ते रहे। मौसम धीरे धीरे खराब होने लगा, हवा तेज हो रही थी और बर्फ लगातार गिर रही थी। फिर भी टीम आगे बढ़ती रही क्योंकि उन्हें अपने अनुभव पर पूरा विश्वास था। 1 फरवरी के दोपहर तक मौसम इतना खराब हो गया कि रास्ता साफ दिखाई देना बंद हो गया। योजना के अनुसार उन्हें नीचे जंगल की ओर जाना था, लेकिन वे पहाड़ की खुली ढलान पर पहुंच गए। यहीं इगोर ने फैसला लिया कि आज रात यहीं टेंट लगाया जाएगा। यही फैसला आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का हिस्सा बन गया। शाम तक टेंट तैयार हो चुका था। सभी लोग अंदर चले गए। उन्होंने खाना खाया, आराम किया और शायद सोने की तैयारी की। लेकिन उस रात ऐसा क्या हुआ कि 9 अनुभवी लोग कड़ाके की ठंड में बिना जूते और बिना पूरे गर्म कपड़ों के टेंट छोड़कर बाहर भागने पर मजबूर हो गए। यही सवाल आज भी पूरी दुनिया को परेशान करता है। रात गहरी हो चुकी थी, पहाड़ पर तेज हवा चल रही थी। टेंट के बाहर तापमान 0 से कई डिग्री नीचे था। उस रात क्या हुआ, इसका कोई प्रत्यक्ष गवाह कभी नहीं मिला। जब तय तारीख तक टीम वापस नहीं लौटी तो पहले दोस्तों ने इंतजार किया, फिर परिवार परेशान होने लगे। आखिरकार खोज अभियान शुरू किया गया। कई दिनों की तलाश के बाद बचाव दल उस ढलान तक पहुंचा जहां टीम ने आखिरी बार कैंप लगाया था। सबसे पहले उनकी नजर टेंट पर पड़ी। टेंट अभी भी वही था, लेकिन कुछ अलग था। जांच करने पर पता चला कि टेंट को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था। इसका मतलब था कि अंदर मौजूद लोगों ने जल्दबाजी में बाहर निकलने की कोशिश की थी। और भी हैरान की बात यह थी कि टेंट के अंदर जूते, गर्म कपड़े, खाना और ज्यादातर सामान वहीं पड़ा था। अगर बाहर कोई सामान्य खतरा होता तो अनुभवी ट्रेकर अपना सामान लेकर निकलते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बर्फ पर पैरों के निशान दिखाई दिए। इन निशानों से पता चलता है कि लोग भागते हुए नहीं बल्कि तेज कदमों से नीचे की ओर गए थे। कुछ निशान नंगे पैर के थे, कुछ केवल मोजों वाले पैरों के और कुछ एक जूते के साथ। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर तक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे पहली 2 लाशें मिली। दोनों ने आग जलाने की कोशिश की थी। पेड़ के नीचे वाली शाखाएं टूटी हुई थी, जिससे लगा कि कोई ऊपर चढ़कर आसपास देखने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों के शरीर पर पर्याप्त गर्म कपड़े मौजूद नहीं थे। ठंड उनके लिए जानलेवा साबित हुई। पेड़ और टेंट के बीच खोज जारी रही। थोड़ी दूरी पर इगोर डायटलोव का शव मिला। ऐसा लग रहा था कि वे वापस टेंट पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कुछ आगे जिनाइदा कोल्मोगोरोवा मिली, फिर रुस्तम स्लोबोडिन का शव मिला। तीनों की स्थिति देखकर लगा कि वे आखिरी समय तक टेंट लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी भी 4 लोग लापता थे। बर्फ बहुत गहरी थी, खोज रोकनी पड़ी। कई हफ्तों बाद बर्फ पिघलने पर एक गहरी खाई में बाकी 4 शव मिले। यहीं से मामला और रहस्यमय हो गया। इन चारों के शरीर पर ऐसी गंभीर अंदरूनी चोटें थी जैसे किसी बहुत तेज ताकत के कारण हो सकती थी, लेकिन शरीर पर वैसी बाहरी चोटें नहीं थी जैसे किसी बड़े हादसे में दिखाई देती है। यहीं से सवाल शुरू हुए, क्या यहाँ हिंसक हलन था? क्या किसी ने हमला किया या फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। अब जांच पहले से भी ज्यादा कठिन हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। कुछ लोगों की मौत का कारण अत्यधिक ठंड बताया गया, लेकिन 4 लोगों के शरीर पर ऐसी अंदरूनी चोटें थी जिन्हें
उन्हें सामान्य गिरने से समझाना आसान नहीं था। निकोलाई थियोब्रिनियोल की खोपड़ी में गंभीर चोट थी। सेमियोन जोलोतायार्व और ल्यूडमिला डुबिनिना की कई पसलियां टूटी हुई थी। जांच करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि चोटों की ताकत बहुत अधिक थी, लेकिन शरीर पर वैसी बाहरी चोटें नहीं थी जैसी किसी सड़क दुर्घटना में दिखाई देती है। सबसे ज्यादा चर्चा ल्यूडमिला डुबिनिना की हुई। उनकी जीभ और चेहरे की कुछ नरम ऊतक नहीं मिले। बाद में कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि लंबे समय तक पानी, बर्फ और प्राकृतिक सड़न की वजह से ऐसा होना संभव है। इसे किसी रहस्यमय शक्ति का पक्का सबूत नहीं माना गया। जांच के दौरान कुछ कपड़ों में रेडियोधर्मी कण भी पाए गए। इसी एक तथ्य ने नई नई कहानियों को जन्म दिया। कुछ लोगों ने इसे गुप्त सैन्य परीक्षण से जोड़ा, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि टीम के कुछ सदस्य पहले ऐसे स्थानों पर काम कर चुके थे जहां हल्का रेडियोधर्मी संपर्क संभव था। इस विषय पर आज भी पूरी सहमति नहीं है। सरकारी जांच कई महीनों तक चली, गवाहों से पूछताछ हुई, मौसम का अध्ययन किया गया, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। आखिर में सोवियत जांच ने निष्कर्ष दिया कि टीम की मौत एक ऐसी प्रकृति शक्ति के कारण हुई जिसे वे रोक नहीं सके। लेकिन रिपोर्ट में यह साफ नहीं बताया गया कि वह शक्ति क्या थी। यहीं से रहस्य और गहरा हो गया। अगर यह सिर्फ प्रकृति हादसा था तो टेंट अंदर से क्यों काटा गया? अगर हमला हुआ था तो संघर्ष के स्पष्ट निशान क्यों नहीं मिले? इन सवालों ने कई दशकों तक शोधकर्ताओं, पत्रकारों और वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। सालों तक इस घटना पर कई थ्योरी आई। सबसे पहली थ्योरी थी हिमस्खलन। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि पहाड़ की ढलान पर जमा बर्फ अचानक खिसकी होगी। खतरा महसूस होते ही टीम ने टेंट अंदर से काटा और तुरंत बाहर निकल गई। लेकिन कई लोगों ने इस थ्योरी पर सवाल उठाए क्योंकि घटना स्थल पर बड़े हिमस्खलन के स्पष्ट निशान नहीं मिले। दूसरी थ्योरी सैन्य परीक्षण की थी। कुछ लोगों का दावा था कि उस इलाकों में गुप्त हथियारों का परीक्षण हो रहा था। रेडियोधर्मी कण और कुछ गवाहों द्वारा आसमान में रोशनी देखने की बात इस थ्योरी से जुड़ी गई। लेकिन आज तक ऐसा कोई सार्वजनिक और पक्का सबूत नहीं मिला जो यह साबित कर सके कि सेना सीधे इस घटना के लिए जिम्मेदार थी। एक और विचार था कि तेज और असामान्य हवाओं ने ऐसी आवाजें पैदा की जिनसे घबराहट फैल गई। कुछ शोधकर्ता ने इसे भी एक संभावित कारण माना, लेकिन इसे पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका। इसके अलावा जंगली जानवर, स्थानीय लोगों के हमले या अलौकिक शक्तियों जैसी कई कहानियां भी फैली, लेकिन इन दावों के समर्थन में भरोसेमंद सबूत नहीं मिले। साल 2021 में प्रकाशित वैज्ञानिक विश्लेषणों ने सुझाव दिया कि छोटे आकार का स्लेव हिमस्खलन, खराब मौसम, अंधेरा और अत्यधिक ठंड मिलकर इस घटना की व्याख्या कर सकते हैं। यह मॉडर्न पुराने कई सवालों का जवाब देता है, लेकिन हर सवाल का नहीं। यही कारण है कि आज विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घटना किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कठिन परिस्थितियों के एक साथ आने का परिणाम हो सकती है। शायद टीम ने खतरा महसूस किया हो, शायद उन्होंने कुछ समय के लिए टेंट छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कड़ाके की ठंड, अंधेरा और कठिन पहाड़ी इलाके उनके खिलाफ चला गया। आज भी उस जगह का नाम इगोर दायतलोव के नाम पर रखा गया है। हर साल लोग वहां जाते हैं, लेकिन उस रात का पूरा सच अब भी किसी के पास नहीं है। यही दायतलोव पास इंसिडेंट की सबसे बड़ी सच्चाई है। हमारे पास सबूत है, हमारे पास थ्योरी है, लेकिन उस रात वास्तव में क्या हुआ? इस सवाल का अंतिम जवाब शायद हमेशा बर्फ के नीचे ही दबा रह जाएगा।